NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे देखिएगा, करा सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ए, यहाँ पे दिया है सेट ए को डिफाइन किया है, x बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर होता है, यानी x होगा जो भी इंटीजर होगा, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी x का जो मान होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और 12 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, गिवन बाई। और यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा r इक्वल टू लिखा है a कॉमा बी, और यहाँ पे कंडीशन में दिया है मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इसके बाद बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, और बोला कि वो सेट भी फाइंड आउट करिए जो जिसका एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो भी एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड हो उसका आपको सेट भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंस वो करेंगे, उसके बाद ये सेट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे सेट ए को डिफाइन किया गया है इंटीजर से। ठीक है, यहाँ पे बोला ना सेट ए में जो एलिमेंट x है वो इंटीजर होगा, और साथ ही साथ बोला कि जो x का मान होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 12 के इक्वल या उससे छोटा। तो यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 0 1 2 3, इस तरीके से ये जाएगा कहाँ तक, 12 तक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिलेशन को भी लिख लीजिए, यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है a कॉमा बी के फॉर्म में, और यहाँ पे बोला है मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको सिखा देते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मल्टीपल क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखना हो, किसी भी नंबर का, तो आप उसका टेबल लिख दीजिए। जैसे 4 का मल्टीपल लिखना है तो 4 का टेबल लिखिए, तो 4 8 12 16, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको 5 का मल्टीपल लिखना है तो 5 का टेबल लिखिए, 5 10 15 20, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अरे आपको बात समझ में मल्टीपल कैसे लिखा रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि जो भी नंबर 4 का मल्टीपल होगा वो नंबर 4 से पूरी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 4 का मल्टीपल है 4 8 12 16, तो ये सब जितना भी मल्टीपल है 4 का वो 4 से क्या है, पूरी डिविजिबल है। 4 4 से एक बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में। तो जो भी नंबर 4 से कट जाएगा वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 4 का मल्टीपल लिखना है तो जो भी नंबर 4 से कट जाएगा वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या 0 4 का मल्टीपल होगा, तो आप डिवाइड देकर देखिए, 0/4 0 आएगा, तो बिल्कुल 0 4 का मल्टीपल होगा। अगर हम -4 की बात करें, क्या -4 4 का मल्टीपल होगा, तो बिल्कुल होगा, ये भी -1 बार में कट जाएगा। तो मल्टीपल आपको आ गया समझ में। मल्टीपल कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर किसी नंबर का मल्टीपल तभी होगा जब वो नंबर उस नंबर से पूरी कट जाएगा। जैसे 12 4 का मल्टीपल क्यों है, क्योंकि 12 4 से पूरी कट जाएगा। 16 4 का मल्टीपल क्यों है, क्योंकि 16 4 से पूरी कट जाएगा। तो यही होता है मल्टीपल। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है a कॉमा बी के फॉर्म में, और बोला कि मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिलेशन लिखिए, उसके बाद हम लोग शो करेंगे कि ये इक्विवेलेंस किस तरीके से है। तो देखिए 4 का मल्टीपल है ना, तो 4 का मल्टीपल 0 होता है, फिर 4 8 12 16, इस तरीके से। तो अगर आप सेम नंबर ले लीजिए, जैसे 0 0 ले लीजिए, 1,1 ले लीजिए, या फिर 2,2 ले लीजिए, इस तरीके से, और जो लास्ट वाला होगा वो 12,12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करते हैं 0 - 0 तो 0 आएगा, और 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। उस प्रकार 1 - 1 0 आएगा, और 0 क्या है, 4 का मल्टीपल। अरे यहाँ पे यही ना बोला था कि जैसे a कॉमा बी है और दोनों को माइनस करिएगा तो माइनस करके जो नंबर आएगा वो 4 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो अगर आप सेम नंबर लेते हैं तो वहाँ पे माइनस करके 0 आएगा, और 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से पेयर बनेगा। इसके बाद और देखिएगा,
और कौन कौन पेयर बनेगा, जैसे एक अगर ले रहे हैं तो आप 4 के गैप में नंबर लीजिएगा या फिर 8 के गैप में या फिर 12 के गैप में। तो जैसे अगर आप 1 ले रहे हैं तो 1 के साथ आपको लेना होगा 5, ठीक है, 4 का गैप है ना दोनों के बीच में, तभी ना दोनों को माइनस करिएगा तो फिर 4 का मल्टीपल आएगा। तो 1 के साथ 5 ले लीजिए। अच्छा पहले रुकिए, 1 से नहीं, पहले हम 0 से शुरुआत करते हैं। जैसे 0 के साथ 4 का मल्टीपल तो 4 ले लीजिए, दोनों को माइनस करिएगा तो 0 -4 अब माइनस मॉड, जब -4 का मॉड आएगा तो 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। उस प्रकार 4, 0 भी हो जाएगा, फिर 0, 8 हो जाएगा, फिर 8, 0 भी हो जाएगा, फिर 0, 12 हो जाएगा, फिर 12, 0 के साथ इतना ही बनेगा, फिर इससे ज़्यादा कोई बनेगा ही नहीं। 0, 60 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 12 तक ही है, ठीक है। मतलब या तो 4 के गैप पे लीजिए या 8 के गैप पे लीजिए या 12 के गैप पे लीजिए। इसमें आप किसी भी दोनों को माइनस करिएगा तो वो 4 का मल्टीपल ही आएगा। जैसे 8 - 0 8, और 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है। अब 1 के साथ पेयर बनाइए, तो 1 के साथ आपको 5 लेना होगा, तो 1 - 5 कितना, -4, और -4 का जब मॉड लीजिएगा तो 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल 4 है ना, तो 1 5 हो जाएगा, फिर 5 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 का गैप। अब 1 के साथ ही 8 का गैप लीजिए, तो 1, 9 लेना होगा, फिर 9, 1 लेना होगा। पेयर आप ढंग से बना लीजिए, आगे का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। फिर क्या 1 के साथ 12 का गैप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ अगर आप 12 का गैप लीजिएगा तो यहाँ पे 13 लेना होगा, तभी ना 13 में से 1 घटेगा तो 12 आएगा, और 13 तो इसमें है ही नहीं, 12 तक ही है ना, ये वाला पेयर नहीं बनेगा। तो 1 के साथ 9, 9 के साथ 1, इतना ही आएगा। अब 2 के साथ पेयर बनाइए, तो 2 के साथ पहले 4 के गैप पे लीजिए, तो 4 और 2 6 होता है, यानी 6 लेना होगा, तभी तो घट के 4 आएगा। फिर 6 के साथ 2, फिर 2 के साथ 8 का गैप लीजिए, तो 2 और 10 लेना होगा, फिर 10 और 2 भी हो जाएगा। अब 2 के साथ इससे ज़्यादा कोई पेयर नहीं बनेगा। अब 3 के साथ बनाइए, तो 3 के साथ 4 के गैप में तो 7 लेना होगा, फिर 7 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 3 के साथ 8 के गैप में बनाइए, तो 8 और +3 11, यानी 11 लेना होगा, फिर 11 के साथ 3 आ जाएगा। 4 के साथ 4 के गैप में तो 8 आएगा, फिर 8 4 भी आएगा, फिर 4 के साथ तो हो गया 4 के गैप में। अब 4 के साथ 8 के गैप में लीजिए, तो 8 4 12, यानी 12 लेना होगा। जैसे 4 - 12 करिएगा तो कितना आएगा, -8, अब -8 का मॉड 8 आएगा, और 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, फिर 12, 4 हो जाएगा। और भी अगर आप बनाना चाहें, फिर 5 के साथ आप बनाइएगा, तो 5 के साथ 4 के गैप में 9 लेना होगा, फिर 9 के साथ 5 आ जाएगा, और फिर 5 के साथ 8 के गैप में नहीं बनेगा क्योंकि 8 5 13 हो जाता है, और 13 इसमें तो है ही नहीं। उसी प्रकार फिर 6 के साथ 4 के गैप में तो 10, फिर 10 4 आएगा, फिर सॉरी 10 और 6 आएगा, फिर 7 के साथ 4 के गैप में 11, फिर 11 7 आएगा, फिर 8 के साथ 4 के गैप में, 8 के साथ 4 के गैप में तो यहाँ पे बना हुआ ही है, तो बस इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का रिलेशन आ गया। हमको बोला था कि शो करो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस के लिए ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। पहले आप देख लीजिए कि ये जो ऑर्डर पेयर बना है इसमें आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलता है कंडीशन में, कि जैसे इस सेट ए के लिए अगर आप रिफ्लेक्सिव लिख रहे हैं तो इसका जो ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट आना चाहिए, डेट मीन 0 0 1 1 2 2 3 3 11 11 12 12, इस तरीके का पेयर आना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए ना, ये रिलेशन में तो इस तरीके का सारा पेयर मौजूद है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे हेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई कंफ्यूजन है होगा इसमें? और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करिए। इसके बाद हम लोग सिमेट्री को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सिमेट्री के लिए क्या बोलता है कंडीशन में, उसका अपोजिट एलिमेंट भी होना चाहिए। जैसे 1 5 है तो 5 1, सबका तो इन्वर्स ऑर्डर पेयर है ही। जैसे 1 9 तो 9 1, 2 6 6 2, अरे बस सबका इन्वर्स है। जैसे 3 11 11 3, तो जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिक भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए ट्रांजिटिव, तो यहीं से समझ लीजिएगा ट्रांजिटिव को। देखिए सेम ऑर्डर पेयर को ए भी नहीं मानना है आपको। जैसे इसमें देखिए, अगर इसको आप ए बी मानते हैं तो ये बी सी हो जाएगा। तो ए बी बी सी, तो ए सी होगा 0,0, चूँकि यहाँ पे है ही। किसी को भी आप लेके चलिए, जैसे इसी को लेके चलिए 7 3 को अगर आप ए बी मानिएगा तो 3 11 बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा 7,11, यही ना होगा ए सी 7,11, 7,11 कहीं पे होगा ही होगा। देखिए 7,11 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी हर पेयर के लिए मौजूद होगा। आप किसी पे भी लेकर चेक कर लीजिए। जैसे यहीं पे देखिए, जैसे 4,8 है और 8,4 है, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी। तो ए सी होगा 4,4 और 4,4 भी इसमें है ही। तो हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव ही होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे लिखिएगा ऑल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। और आपको पता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो ये फिर इक्विवेलेंस भी होता है। तो यहाँ पे लिखना होगा यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको लगता है इसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें एक क्वेश्चन और बोला था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। कह रहा है कि 1 से जितना भी एलिमेंट रिलेट है उसका सेट भी फाइंड आउट करिए। तो हम देखते हैं पहले ऑर्डर पेयर में 1 से कौन कौन रिलेट कर रहा है। 1 से देखिए यहाँ पे कौन कौन रिलेट कर रहा है, 1 1, फिर 1 5 5 1, फिर 1 9 9 1, यही है ना। और 1 के साथ कौन है, और तो 1 के साथ कोई है नहीं, ये 4 और एक ये 5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको लिखना होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड, ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू 1 इज। 1 से जो रिलेटेड था कौन कौन था, 1,1 था, फिर 1,5 था, 5,1 था, फिर 1,9 9,1, यही सब था ना। इतना ही ऑर्डर पेयर 1 के साथ रिलेटेड था ना। अब बोला इसका सेट फाइंड आउट करिए। तो देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4 5, ये टोटल जो 5 ऑर्डर पेयर है, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट यूज हुआ है। तो इसमें 1 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है और 9 यूज हुआ है। तो इस ऑर्डर पेयर के लिए जो सेट बनेगा उसका जो एलिमेंट होगा उसमें आएगा 1 5 9। आपको आ रहा समझ में कैसे ये निकला। जैसे हमसे बोला था कि 1 के साथ जो जो एलिमेंट रिलेटेड है उसका आप सेट फाइंड आउट करिए, यही क्वेश्चन बोला था। तो हम पहले देख लिए रिलेशन में कि 1 के साथ कौन कौन ऑर्डर पेयर बन रहा था। तो 1 के साथ यही सारा ऑर्डर पेयर बन रहा था। ठीक है, 1 1 1 5 5 1 1 9 9 1।
तो इस ऑर्डर पेयर के लिए अगर आपको सेट लिखना है तो आपको देखना होगा कि इस ऑर्डर पेयर में कौन कौन एलिमेंट यूज हुआ है। तो यहाँ पे 1 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है और 9 यूज हुआ है। तो इस सेट में आएगा 1, 5 और 9। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड है, ये 9 का ही सेकंड है। यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है ए कॉमा बी के फॉर्म में और कंडीशन में दिया है ए बराबर बी। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो शो करिए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जैसे पीछे हम लोग शो किए थे उसी प्रकार से। फिर बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यहाँ पे भी बोला है कि 1 के साथ जो जो एलिमेंट रिलेट है उसका सेट फाइंड आउट करिए। ठीक, तो देखिए सेट ए तो वही हो जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में था, 0 से लेके 12 तक इसमें एलिमेंट आएगा। और यहाँ पे जो रिलेशन को डिफाइन किया है वो ए कॉमा बी के फॉर्म में और बोला कि दोनों बराबर होना चाहिए, यानी ए बराबर बी। यानी यहाँ पे जो भी आप रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनाइएगा वो दोनों मतलब ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, यानी 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है, 2 2 आएगा, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। उसके बाद 11 11 आएगा, फिर 12 12 आएगा। रिलेशन में इस तरीके का ऑर्डर पेयर बनेगा। हमको बताना है कि ये रिलेशन शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों शो करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है कि ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम होना चाहिए, और इस सेट के लिए लिखे हैं तो इसका सारा जो ऑर्डर पेयर है वो सेम एलिमेंट वाला मौजूद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं है भी। तो यहाँ पे तो आप सीधे लिख दीजिए हेयर 0 0 1 1, इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए, बिलोंग्स टू आर। यानी ये हो जाएगा डेट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या कहता है कि उसका इनवर्स ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। जैसे 0 0 है तो इसका अपोजिट भी तो 0 0 ही होगा, जो कि इसी में मौजूद है। 1 1 है तो इसका अपोजिट भी तो 1 1 ही होगा ना, जो कि इसमें मौजूद है। 2 2 है तो इसका भी इनवर्स जो ऑर्डर पेयर होगा वो 2 2 ही होगा, जो कि इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेयर 1 1 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी इसका अपोजिट तो 1 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी शो हो गया। अब हमको इसको ट्रांजिटिव शो करना है, तभी ये इक्विवेलेंस हो पाएगा। अब देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए, जैसे अगर मान लीजिए इसको आप ए बी मान लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको ए बी मानिएगा तो यहाँ पे 0 से कोई और ऑर्डर पेयर शुरू ही नहीं हुआ है, तो फिर बी सी आपके पास आएगा ही नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए, ये ट्रांजिटिव के लिए आपके पास दो कंडीशन था कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, तो यहाँ पे हर हाल में ए सी रिलेशन में रहना ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसी का सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में नहीं है, तो उस केस में आपको ए सी को रिलेशन में नहीं ढूंढना है, ठीक है। अगर बी सी रिलेशन में नहीं है तो आपको ए सी को भी रिलेशन में नहीं ढूंढना है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ए बी है लेकिन बी सी रिलेशन में नहीं है। उसी प्रकार अगर आप इसको ए बी मानिएगा तो फिर बी सी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू ही नहीं हुआ है। उस प्रकार अगर इसको आप ए बी मानिएगा तो फिर बी सी आपको नहीं मिलेगा, यानी 2 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो या तो इसको सेटिस्फाई करे या तो इसको, कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा।
तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हियर A, B बिलोंग्स टू R बट B, C नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, A, B तो है लेकिन B, C रिलेशन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट A, C बिलोंग्स टू R। तो हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन और बोला था, यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें बोला था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। वन के साथ जो जो एलिमेंट रिलेट है उसका आप सेट भी फाइंड आउट करिए। देखिए वन के साथ कौन कौन ऑर्डर पेयर बन रहा है, वन के साथ सिर्फ यही ऑर्डर पेयर बन रहा है, 1, 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज, यहाँ पे एक ही ऑर्डर पेयर बना है ना 1, 1। तो इसका अगर आपको सेट लिखना है तो सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, इस सेट के एलिमेंट में सिर्फ 1 आएगा। जैसे बात समझिए, जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1, 1 और 1, 2 रहता है इस तरीके से। तो अगर इसका आपको सेट लिखना रहता तो यहाँ पे एलिमेंट 1 यूज हुआ है और 2 यूज हुआ है, तो यहाँ पे 1, 2 इस तरीके से लिखते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 यूज हुआ है तो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1। यहाँ पे 2 एलिमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे मेन रूप से 2 एलिमेंट यूज हुआ है, 1 और 2। और जैसे मान लीजिए इसको बढ़ा के आप 3, 5 ये भी रहता इस तरीके से, इसमें एक और ऑर्डर पेयर रहता 3, 5। तो इसके लिए आपको सेट लिखना होता 1, 2, 3, 5 इस तरीके से। हमको लगता है ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, यहाँ पे कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, कह रहा है एक रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो कि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है। पहला हम बोला है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी वो रिलेशन सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए, वैसा आपको एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है। तो समझिए यहाँ पे जैसे हम कोई भी अगर रिलेशन लिखते हैं तो वो किसी सेट के ऊपर ही तो उसको लिखा जाता है, जितना भी रिलेशन लिखा जाता है किसी सेट के ऊपर ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक, हमारे पास एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3। अगर इस सेट के लिए हमको रिलेशन लिखना है तो सबसे पहले हमको निकालना होता है A क्रॉस A। आप याद करिए जब रिलेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो हम आपको करवाए थे उसमें आपको हम पूरा डिटेल में बताए हैं। तो A क्रॉस A अगर आप इसको निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, पहले 1 को तीनों के साथ रिलेट करिए, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3। फिर जैसे A क्रॉस A निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, 1, 2, 3 और यहाँ पे क्रॉस डालिएगा 1, 2, 3, इसी तरीके से ना करते हैं। तो पहले 1 को तीनों के साथ पेयर बनाइए, फिर 2 को तीनों के साथ पेयर बनाइए, तो ये हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। ठीक है, फिर 3 को तीनों के साथ पेयर बनाइए, तो ये हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3। इस तरीके से A क्रॉस A आएगा। ठीक, हमसे बोला था एक रिलेशन लिखना है जो कि सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे 1, 2 अगर आप लेते हैं इसमें तो सिमेट्रिक के लिए 2, 1 भी चाहिए, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सेट ए के लिए अगर आप ये रिलेशन को लिखे हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये सब ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए जो कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, 2, 2, 1 यानी AB, BC, तो AC यहाँ पे 1, 1 आएगा और 1, 1 इसमें कहाँ है, तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है।
यानी ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको हम दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस तरीके से इसका एग्जाम्पल लिख दे 1 2 2 1 और एक दे देगा 2 2, ठीक। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1 2 है और इसका अपोजिट 2 1 भी है और 2 2 का अपोजिट 2 2 ही होगा, तो सिमेट्रिक तो है। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कहता है कि जितना भी सेट ए का एलिमेंट है सबका ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट आना चाहिए। यानी यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो तीनों का सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पे सिर्फ 2 2 का ऑर्डर पेयर बनना है, 1 1 और 3 3 का ऑर्डर पेयर नहीं बना है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कर दीजिएगा कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस तरीके का भी एग्जाम्पल सही है, ये भी एग्जाम्पल सही है। जहाँ तक ट्रांजिटिव का बात है तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा, क्योंकि इसको मानिएगा ए बी तो ये हो जाएगा बी सी और ए सी का वैल्यू 1 1 इसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो ये भी एग्जाम्पल सही है और ये भी एग्जाम्पल सही है। ये एग्जाम्पल हम इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 10 का। अब देखिएगा 10 का सेकंड, यहाँ पे बोला है कि ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, यानी ऐसा रिलेशन बताइए जो ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही वो सिमेट्रिक हो। तो ध्यान दीजिएगा यही जो एक रो से है ना, इसी से हम रिलेशन को उठाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव होना चाहिए तो 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, तो ए सी का मान हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 1 3। अब देखिए ये तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ए बी बी सी और ये हो जाएगा ए सी 1 3, तो ट्रांजिटिव होगा। अब देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे नहीं है। सिमेट्रिक का जहाँ तक की बात है तो देखिए 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी का, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जैसे 1 2 2 2 और एक ले लीजिए 3 2। अब बताइए क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो देखिए इसको तो ए बी मानना ही नहीं है, ठीक है, सेम ऑर्डर पेयर को ए बी नहीं मानते हैं, तो इसको ए बी मानिए। तो अगर इसको ए बी मानिएगा तो बी सी इसको मानिएगा, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है तो बी सी, तो ए सी का मान फिर 1 2 ही आएगा ना, जो कि है ही। फिर इसको अगर आप ए बी मानिएगा 3 2 को, तो फिर 2 से कौन शुरू हुआ है? यहीं तो हुआ है शुरू, तो ए सी फिर 3 2 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे इसको आप ए बी मानिएगा और इसको आप बी सी मानिएगा, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा? ए सी का मान हो जाएगा 3 2, जो कि है ही। तो ट्रांजिटिव तो ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रांजिटिव वाला जो 2 कंडीशन बताए थे, तो इसमें ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सॉरी, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कहाँ, फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए बी है, बी सी है और ए सी भी है ही। तो ठीक है, ट्रांजिटिव तो हो गया। अब रहा बात रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है और 3 3 भी इसमें नहीं है। भले 2 2 इसमें है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए कहा जाता है कि अगर किसी भी सेट के लिए अगर आप रिफ्लेक्सिव लिखते हैं तो इसका जो जितना भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का जो आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो मौजूद होना चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 1 3 3 यहाँ पे मिसिंग है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक का बात है तो देखिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, और सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि हर एक ऑर्डर पेयर का इनवर्स ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। उस प्रकार 2 2 है, इसका अपोजिट 2 2, तो इसका तो अपोजिट ऑर्डर पेयर है, इसका भी अपोजिट ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 2 है और 2 1 नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका सही है। इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये था 10 का सेकंड। अब देखिएगा 10 का 3, यहाँ पे बोला है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव
नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, साथ ही अगर इतने पे आप छोड़ दीजिएगा तो ये तीनों हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसा करिए कि 1 2 ले लीजिए और 2 1 ले लीजिए और एक ले लीजिए 1 3 और 3 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रहा बात सिमेट्रिक का तो 1 2 2 1, यहाँ पे भी 1 3 है, इसका अपोजिट 3 1, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। बोला ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिए ना, जैसे 1 2 है 2 1 है, तो ये हो जाएगा ए बी बी सी। ए सी का मान 1 1 होगा जो कि यहाँ पे है, ठीक। अच्छा इसको मानिए ए बी, 2 1 को ए बी मानिए तो ये हो जाएगा बी सी, इसको ए बी मानिएगा तो ये हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे ए सी का मान हो जाएगा 2 3। अब देखिए 2 3 इसमें कहीं आपको नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 10 का ही 4 है। यहाँ पे बोला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आपको 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अभी तो ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन जैसे ही इसमें आप जैसे 1 2 जोड़ दें तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसका अपोजिट 2 1 इसमें नहीं है। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा 10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे बोला है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो ये तो बहुत ही आसान है, जैसे 1 2 ले लीजिए, इसका अपोजिट 2 1 ले लीजिए, सिमेट्रिक हो गया। तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी ए सी, यानी 1 1 लेना होगा। अरे ए सी 1 1 ही होगा ना यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो है लेकिन 2 2 और 3 3 वाला ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज है, इस क्वेश्चन में कोई खास दम है नहीं, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है सो डैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। जो सेट ए है वो किसको डिनोट कर रहा है? तो प्लेन में जितना भी पॉइंट होता है उसको डिनोट कर रहा है। गिवन बाई आर इक्वल टू पी कोमा क्यू, ये रिलेशन को डिफाइन किया गया है पी कोमा क्यू के फॉर्म में। और यहाँ पे इसके बारे में बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए यहाँ पे मेरे रूप से बोला गया कि पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, और क्यू पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? सेम है, ठीक। पी कॉमा क्यू का मतलब क्या हुआ कि पी का मतलब हुआ कि पी का ऑरिजिन से डिस्टेंस, और क्यू का मतलब क्यू का ऑरिजिन से डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? सेम है। जैसे यहाँ पे समझिए, पहले सेट ए को आप लिखिए, सेट ए किसको डिनोट कर रहा है? तो प्लेन में जितना भी पॉइंट है उसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए लेट ए इक्वल टू, सेट ए डिनोट कर रहा है पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में जितना पॉइंट है उसको डिनोट कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, प्लेन क्या होता है? प्लेन यही ना होता है, जैसे ये मेरा जो कागज है तो ये इसी को तो प्लेन बोलते हैं। प्लेन का मतलब कोई भी समतल चीज, उसी को आप प्लेन बोल सकते हैं। और आपको पता है प्लेन में इस तरीके से एक्स बाई एक्सिस को ड्रा किया जाता है, और इस प्लेन में बहुत सारा पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर जगह कोई कोई पॉइंट होगा, ठीक है। इस प्लेन में क्या होगा? बहुत सारा पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट का नाम ले लेते हैं, जैसे पी क्यू आर एस ए बी, इस तरीके से
बहुत सारा पॉइंट होगा प्लेन में। यहाँ पे कुछ को नाम दे दीजिए, जैसे C, M, D, कुछ भी दे दीजिए, A, B, S, Q, W, यहाँ पे P ले लेते हैं, एक और पॉइंट Q था, Q ले लेते हैं। इस तरीके से आपको कुछ आ रहा समझ में हम क्या बोल रहे हैं। जैसे सेट A था, वो पॉइंट से ना प्लेन को डिनोट कर रहा है। अब प्लेन में बहुत सारा पॉइंट होता है, तो इस तरीके से हम डिनोट कर लिए हैं। इसके बाद देखिएगा, जो रिलेशन को डिफाइन किया है, बोला रिलेशन P, Q के फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या बोला था कि P पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस और Q पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। तो समझिए यहाँ पे, जैसे ये हो गया P और ये हो गया Q, और यहाँ पे ऑरिजिन रहता है O, तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या हो जाएगा, OP, और Q पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OQ। यही ना होगा। अरे P पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा OP, और Q पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा OQ। तो OP और एक OQ, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पे हो जाएगा OP बराबर OQ। और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर O इज द ऑरिजिन, जहाँ O क्या है, ऑरिजिन है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रिलेशन किस तरीके से लिखें, OP बराबर OQ। हमसे बोला था कि शो करिए कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या शो करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप P पॉइंट लिए हैं तो P, P, Q, Q, इस तरीके से R, R, इस तरीके का अगर ऑर्डर पेयर आ रहा है रिलेशन में तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब समझिए बात, ये सब जो ऑर्डर पेयर है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा। तो P, Q का मतलब क्या था कि P का ऑरिजिन से डिस्टेंस और Q का ऑरिजिन से डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे P, P का मतलब क्या होगा, P का ऑरिजिन से डिस्टेंस और इस P का ऑरिजिन से डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे P, Q का मतलब OP बराबर OQ था, ठीक है, OP बराबर OQ। तो P, P का मतलब OP बराबर OP हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे P, Q का मतलब P का ऑरिजिन से डिस्टेंस OP और Q का ऑरिजिन से डिस्टेंस OQ। तो P, P का मतलब P का ऑरिजिन से डिस्टेंस OP और इस P का ऑरिजिन से डिस्टेंस OP ही होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं P, P मीन्स OP बराबर OP, यही ना होगा। उसी प्रकार Q, Q मीन्स क्या हो जाएगा, OQ बराबर OQ। Q का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, OQ, और इस Q का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, OQ। अरे यहाँ पे समझिए ना, इस Q पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो रहा है, OQ ही हो रहा है ना। तो वहीं तो हम बोल रहे हैं कि Q का ऑरिजिन से डिस्टेंस OQ और इस Q का भी ऑरिजिन से डिस्टेंस OQ, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही तो होगा। अरे ये जब अगर मान लीजिए 4 यूनिट है तो जाहिर सी बात है ये भी OP ही है, तो ये भी 4 यूनिट ही होगा। अगर OQ 8 यूनिट है तो जाहिर सी बात है ये भी OQ है, तो ये भी क्या होगा, 8 यूनिट, बराबर ही होगा, जो कि क्या है, सही है, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे जितना भी ऑर्डर पेयर बन रहा है इसमें सब इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। तो ये हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमेट्रिक शो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए P और Q दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो Q और P भी होना चाहिए इसमें, ये ना बोलता है। अगर आप P और S ले लिए तो S और P भी होना चाहिए।
तो अगर ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो समझिए, यहाँ पे पहले आप बताइए पी क्यू मीन्स क्या होगा। पी क्यू मीन्स होगा ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है। पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ पी और क्यू पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ क्यू। और क्यू पी का मतलब क्या होगा, क्यू पी मीन्स ओ क्यू बराबर ओ पी हो जाएगा, ये ना होगा। अरे क्यू पहले है तो क्यू का ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ क्यू और पी का ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ पी, और दोनों तो सही ही हैं। अरे जैसे मान लीजिए ये 4 है और ये भी क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसको अगर आप उलट के लिखिएगा, ओ क्यू को पहले लिख दीजिएगा और ओ पी को बाद में लिख दीजिएगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये भी तो 4 होगा, ये भी 4 होगा। यानी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे जैसे समझिए आप फिगर से, जैसे ये मेरे पास प्लेन था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ पे पॉइंट क्यू है, इस तरीके से। और इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस पी पॉइंट का ओ पी हो जाएगा और इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ क्यू हो जाएगा। और ये मान लेते हैं 4 यूनिट है और ये भी मान लीजिए 4 यूनिट है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन था उसमें रिलेशन में ही बोला था ना। यहाँ पे देखिए पी क्यू का मतलब क्या था, ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू, यानी पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस और क्यू पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी पी क्यू एक पॉइंट लिए थे तो दोनों का ऑरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है। तो इसको अगर आप उलट के लिखिएगा तब भी तो इक्वल ही रहेगा ना, आगे पीछे लिखिएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक। अब एक और है ट्रांजिटिव। देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए, जैसे पी क्यू ले लीजिए, क्यू आर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी, बी सी, ए सी का मान यहाँ पे पी आर होगा ना, पी आर ले लीजिए। अब देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पी क्यू का मतलब, पी क्यू का मतलब हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी कॉमा क्यू है, पी क्यू का मतलब हो गया ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक। और क्यू आर, क्यू आर का मतलब क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर, यही ना। और पी आर, पी आर का मतलब क्या हो जाएगा, पी आर का मतलब होगा ओ पी बराबर, और जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। जैसे ओ पी और ओ क्यू, यहाँ पे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, जैसे इससे समझिए। जैसे हमारे पास मेन रूप से 3 पॉइंट है पी क्यू और आर, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू ले लीजिए और यहाँ पे आर ले लीजिए। इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ पी, इसका ओ क्यू और इसका ओ आर। तो ओ पी और ओ क्यू आपस में बराबर है, ओ पी और ओ क्यू आपस में बराबर है। तो मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4। फिर बोला ओ क्यू और ओ आर भी आपस में बराबर है, तो ओ क्यू और ओ आर, तो ये 4 है तो ये भी 4। तो ओ पी और ओ आर भी तो आपस में बराबर होगा। और आपको बात समझ में, जैसे ओ पी और ओ क्यू ये दोनों दूरी आपस में बराबर है 4 यूनिट, फिर ओ क्यू और ओ आर भी आपस में बराबर है 4 यूनिट, तो जाहिर सी बात है ओ पी और ओ आर ये दोनों भी आपस में बराबर होगा 4 यूनिट, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दीजिएगा हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस, VALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इसी तरीके से आपको इक्विवेलेंस शो करना है। इसके बाद देखिएगा इसमें आगे एक क्वेश्चन और बोला है, करा फर्दर सो डैट, आगे शो करिए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0,0। अच्छा, पी नॉट इक्वल टू 0,0 का मतलब हुआ कि जो पी पॉइंट है वो ऑरिजिन पे नहीं होना चाहिए। ये 0,0 कोऑर्डिनेट किसका होता है, ऑरिजिन का ही होता है ना, तो बोला पी पॉइंट ऑरिजिन पे नहीं होना चाहिए। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ऑरिजिन एज सेंटर। देखिए कह रहा है कि आगे शो करिए कि ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट से जितना भी पॉइंट रिलेट कर रहा है, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से जितना भी पॉइंट रिलेट कर रहा है वो एक सर्कल बना रहा है और वो सर्कल पी पॉइंट से पास कर रहा है, और ऑरिजिन जो है वो सर्कल का सेंटर का काम कर रहा है। जैसे बात को समझिए, यहाँ पे क्या बोला, जैसे ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पे ऑरिजिन होता है, तो बोला कि, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला था कि ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट से जितना भी पॉइंट रिलेट है वो एक सर्कल बना रहा है, वो सर्कल पी पॉइंट से पास कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी बोला कि पी पॉइंट ऑरिजिन पे नहीं है। तो समझिए ऑरिजिन यहाँ पे है, तो पी पॉइंट ऑरिजिन पे नहीं है, यानी पी पॉइंट इधर कहीं पे होगा। मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ पे है। अच्छा एक चीज़ बताइए, पी पॉइंट से जितना भी पॉइंट रिलेट करेगा, तो जैसे पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, अगर जैसे मान लीजिए कि इस पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस है 4 यूनिट, ठीक है, तो पी पॉइंट से जितना भी पॉइंट रिलेट करेगा उस सारे पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, 4 यूनिट होगा। ये बात आपको आ रहा है पहले समझ में। बोला कि वो सारा पॉइंट जो पी पॉइंट से रिलेटेड है वो एक सर्कल बना रहा है, तो जब वो सारा पॉइंट एक सर्कल बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि पी पॉइंट का ऑरिजिन से जितना दूरी है उस सारे पॉइंट का भी ऑरिजिन से उतना ही दूरी रहेगा, यानी 4 ही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, फिर इतना ही दूरी पे एक पॉइंट ले लीजिए आर, यहाँ पे ले लेते हैं एस, फिर 4 यूनिट पर ही लीजिएगा, नहीं तो सर्कल जैसा आपको फिर दिखेगा नहीं। यहाँ पे टी ले लेते हैं, यहाँ पे यू ले लीजिए, और यहाँ पे भी ले लेते हैं, और 4 यूनिट के डिस्टेंस पे डब्लू ले लेते हैं, और इसको मिलाइए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए हालांकि पूरी सर्कल जैसा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक सर्कल ही बना रहा है। तो यहाँ पे पी पॉइंट से क्यू रिलेट है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये पी पॉइंट से जितना भी पॉइंट रिलेट है वो क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, और ये जो सर्कल है वो पी पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो फिर यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा कि इफ एनी पॉइंट रिलेटेड टू पी, अगर कोई पॉइंट पी से रिलेटेड है, देन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट आर ऑल्सो इक्वल टू ओ पी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट पी पॉइंट से रिलेट करा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस ये जो ओ पी डिस्टेंस है इसके इक्वल ही होगा। आ रहा है, ये बात तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी पॉइंट पी से रिलेट करा तो उस सारे पॉइंट का डिस्टेंस इस ओ पी डिस्टेंस के ही इक्वल होगा, and will form a circle with origin as a center and this circle passes through P। और सारा पॉइंट मिलके एक सर्कल बना रहा है जिसका जो ओरिजिन है वो सेंटर का काम करेगा, और ये सर्कल P पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए लेट द पॉइंट Q R S T U V W, ये सब पॉइंट है जो P पॉइंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटेड टू P, तो यहाँ पे हो जाएगा देन ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ टी बराबर ओ यू बराबर ओ भी बराबर ओ डब्ल्यू। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को,
यहाँ पे कह रहा है सो डैट द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इक्वल टू T1 कोमा T2, और यहाँ पे बोला है T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आगे हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे हमको इक्विवेलेंस शो करना, इसको समझते हैं। कह रहा है कि शो करिए जो रिलेशन कैपिटल आ रहा है जिसको डिफाइन किया गया है सेट ए के ऊपर, और सेट ए है जो सारा ट्रायंगल का सेट है। ठीक, मतलब सेट ए में सभी तरीके का ट्रायंगल है, और यहाँ पे रिलेशन के बारे में बोला है कि रिलेशन T1 कोमा T2 के फॉर्म में है, और T1 कोमा T2 का मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2, यानी ये जो पहला है वो दूसरे का सिमिलर है। तो समझिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं लेट सेट ए जो दे रखा है वो पूरा ट्रायंगल का सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब किसी भी तरीके का इसमें ट्रायंगल आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल को का नाम लिख लेते हैं, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, इस तरीके से बहुत सारा ट्रायंगल हो सकता है। समझिएगा बात को। T1 कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, T2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, T3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस तरीके से सारे ट्रायंगल को के नाम को हम T1, T2, T3, T4 से डिनोट कर दिए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद रिलेशन को डिफाइन किया है T1 कोमा T2 के फॉर्म में, और यहाँ पे बोला है T1 इज सिमिलर टू T2, यानी T1 है जो T2 का क्या है, सिमिलर है। तो हमको इक्विवेलेंस शो करना है ना, और इक्विवेलेंस के लिए क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव भी शो करना होता है, सिमेट्रिक भी शो करना होता है, और ट्रांजिटिव भी शो करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एक चीज़ पहले आप बता दीजिए, सिमिलर आपको आता है समझ में? सिमिलर क्या होता है? किसी फिगर को आप सिमिलर कब कहिएगा? किसी फिगर को आप सिमिलर तभी कहिएगा जब वो देखने में एक जैसा हो। जैसे समझिए ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, भले दोनों का साइज डिफरेंट है लेकिन दोनों का शेप तो ट्रायंगल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, और एक और भी बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, तो ये भी तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन अगर आप एक ट्रायंगल ले लीजिएगा और मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर ले लीजिए, तो फिर ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का शेप अलग अलग हो गया। सिमिलरिटी के लिए साइज डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप सेम होना चाहिए, शेप डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर शेप डिफरेंट हो जाएगा तो फिर वो सिमिलर नहीं होगा। और आप 10वीं क्लास में एक चीज़ और पढ़े होंगे कि जो प्रत्येक फिगर होता है वो खुद का सिमिलर होता है। जैसे एक ट्रायंगल ABC है, तो ABC खुद का सिमिलर है, यानी कहने का मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी प्रत्येक फिगर खुद के साथ सिमिलर होता है। ठीक है, प्रत्येक फिगर खुद के साथ सिमिलर होता है। तो यहाँ पे अब आइए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें सेम आना चाहिए, जैसे T1 T1 या फिर T2 T2, अगर T3 लीजिएगा तो T3 T3, इस तरीके से आना चाहिए। अच्छा, T1 T1 का मतलब क्या हुआ, पहले ये आप बताइए। T1 T1 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जैसे T1 T2 का मतलब क्या था कि T1 इज सिमिलर टू T2, यानी ये फर्स्ट वाला सेकंड का सिमिलर था। तो T1 T1 का मतलब हो जाएगा T1 इज सिमिलर टू T1, यही ना होगा। अरे T1 T2 का मतलब था T1 इज सिमिलर टू T2, तो यहाँ पे T1 T1 का मतलब T1 इज सिमिलर टू T1। यहाँ पे हो जाएगा T1 T1 मीन्स T1 इज सिमिलर टू T1, जो कि बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे T1 ट्रायंगल को डिनोट करा, कोई यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट किए हैं, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल खुद के साथ तो सिमिलर हो ही सकता है ना। यहाँ पे आपको पता है ना कि प्रत्येक फिगर खुद के साथ क्या होता है, सिमिलर होता है, तो हो जाएगा भी चीज़।
ट्रू। यहाँ पे लिख देते हैं रीजन, बिकॉज ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये सबके लिए सही हो जाएगा, T2 भी सही होगा, T3 भी सही होगा, क्योंकि प्रत्येक फिगर खुद के साथ सिमिलर होता है। तो यहाँ पे A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ये हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको शो करना है सिमेट्रिक। समझिएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर T1 और एक T2 है, तो फिर T2 और T1 भी होना चाहिए, यह ना सिमेट्रिक बोलता है। अगर T2 और T3 है तो T3 और T2 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए यही कंडीशन चलता है। अब देखिए T1 कॉमा T2 का मतलब क्या हुआ कि T1 है जो T2 का सिमिलर है, और T2 कॉमा T1 का मतलब क्या होगा, T2 है जो T1 का सिमिलर है। तो दोनों तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। जैसे अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक, और एक ट्रायंगल मान लीजिए DEF, इसको मान लीजिए T1 और इसको मान लीजिए T2। तो हम बोल रहे हैं कि T1 है जो T2 का सिमिलर है, तो इसको अगर आप उलट के बोलिए, जैसे कोई बोला T1 सिमिलर टू T2 और कोई इसको बोलेगा T2 सिमिलर टू T1, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे तो इसका मतलब यही ना है, T1 कॉमा T2 का मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका अपोजिट T2 कॉमा T1 का मतलब T2 इज सिमिलर टू T1, ये भी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक। अब देखिएगा, अब इसको ट्रांजिटिव शो करना है। तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा, जैसे T1 T2 ले लीजिए, फिर T2 T3 ले लेते हैं। तो ये हो गया AB BC, तो AC का मान हो जाएगा T1 T3, ये हो जाएगा T1 T3। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, पहला दूसरा का सिमिलर है, दूसरा तीसरा का सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है पहला और तीसरा भी आपस में सिमिलर होगा। जैसे ये है T1, ये है T2 और ये है T3, ठीक। तो यहाँ पे T1 कॉमा T2 का मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2, T2 कॉमा T3 का मतलब क्या हुआ, T2 इज सिमिलर टू T3, और T1 T3 का मतलब क्या हुआ, T1 इज सिमिलर टू T3। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और ये दोनों भी आपस में सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है पहला और तीसरा भी आपस में सिमिलर होगा ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, ऑल्सो A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो ये हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद देखिएगा इसी क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा था। यहाँ पे बोला है कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स T1 बिसाइड 3,4,5, T2 बिसाइड्स 5,12,30 एंड T3 बिसाइड 6,8,10। यहाँ पे 3 ट्रायंगल है T1 T2 और T3 और तीनों का साइड दे रखा है। तो कह रहा है कि विच ट्रायंगल एमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे समझिए बात,
हमारे पास 3 ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल का साइड दे रखा है, तो हमसे सिर्फ पूछा है कि ये तीनों ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल है जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है। तो समझिएगा, यहाँ पे बात था सिमिलरिटी का। आप 10 क्लास में पढ़े हैं, सिमिलरिटी का रूल क्या था, बोले आप ये बताइए। जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल है ABC और DEF, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, या तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, ठीक, या तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाए। यानी कहने का मतलब एंगल A बराबर D, या फिर एंगल B बराबर E, या फिर एंगल C बराबर एंगल F, या तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाए। यानी AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। यही ना था, 2 कंडीशन था, या तो इसको फॉलो करे या तो फिर इसको फॉलो करे। तो यहाँ पे देखिए साइड का वैल्यू दे रखा है, तो इसी को फॉलो करेगा, प्रोपोर्शनल वाला। तो समझिएगा, तो अगर ये दोनों को लेते हैं तो 3/5 और 4/12 इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इसको लेते हैं फर्स्ट और थर्ड का, तो 3/6 यानी 1/2, 4/8 1/2 और 5/10 1/2। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे आप लिखिए हियर बी नोट दैट triangle T1 and T3 are related to each other. That means their corresponding sides are proportional. तो यहाँ पे लिख दीजिए डेट मीन्स 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10, और तीनों इक्वल आके आएगा 1/2। तो इस तरीके से इसको करना था।